हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन पे एमसीक्यू सीरीज़। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के जो भी टॉपिक हैं, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर पे एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी 100 एमसीक्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैंने आपके लिए किए हैं यहाँ पे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर के, तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन, जिसके अंदर हमारे क्वेश्चंस होंगे सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस। तो आपके जो भी चांद तारे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ले आइए, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लगा लीजिए यहाँ पे स्टार मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन एन अल्टरनेटर इफ एम इज द नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज एंड गामा इज द स्लॉट विच स्लॉट पिच एंगल, ये क्या है, विच नहीं है, स्लॉट पिच एंगल है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द आर्मेचर वाइंडिंग इज। तो हमें दे रखा एम दे रखा है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, गामा इज द स्लॉट पिच एंगल, देन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा हमारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से लिखते हैं, हम केडी से लिखते हैं, और केडी क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा एम गामा बाई 2 अपोन में एम साइन गामा बाई 2। ठीक है, पहले तो m जो है साइन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद नीचे जो है m जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन गामा बाई 2 के। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसके ऊपर काफ़ी बार जो है आपको m दे देगा, गामा दे देगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू पूछेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो न्यूमेरिकल भी बनता है। तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे याद रखें, KD का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या इसको ब्रेड्थ फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिंक्रोनस कंडेंसर मीन्स। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है हमारा, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, क्या होती है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विद लीडिंग पावर फैक्टर। किस लिए यूज में ली जाती है, यूज्ड इन लार्ज पावर स्टेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर। तो जब हमने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पढ़ा था, क्या क्या मेथड होते हैं, उसके अंदर एक होता था सिंक्रोनस कंडेंसर भी, जिसके अंदर अपन कंपनसेशन पढ़ते हैं ना, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो पढ़ते हैं हम पावर सिस्टम में, उसके अंदर हमारा एक जो है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट या रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का मेथड होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। तो सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विद लीडिंग पावर फैक्टर। और ये किस लिए यूज में ली जाती है, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए। तो ये जो क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पावर सिस्टम में भी आ सकता है और मशीन्स में भी आ सकता है, तो इसे आप जो है स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन द फेजर एडिशन ऑफ स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ इज पॉसिबल। तो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन जो होती है हमारी, उसके अंदर स्टेटर और रोटर एमएमएफ जो है उसका फेजर एडिशन हम कर सकते हैं। तो इसका क्या रीजन है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2 एमएमएफ्स आर स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो एमएमएफ जो होते हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, किसी भी मोटर के केस में, किसी भी जनरेटर के केस में जो एमएमएफ होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं, हमेशा रिलेटिव मोशन जो होती है 0 होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, फेजर एडिशन कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ फाइंडिंग द वोल्टेज रेगुलेशन बाई ए सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर इज जनरली कंसिडर्ड एज। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जो होता है हमारा, एक वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं, जिसमें एक मेथड है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। तो ये क्या होता है कि इसको किस तरह का हम मानते हैं कि ये सही मेथड है क्या, एक्यूरेट मेथड है क्या, या इसे क्या बोलते हैं, तो इसको किस तरह कंसिडर किया जाता है, पेसिमिस्टिक मेथड। पेसिमिस्टिक मेथड इसे बोलते हैं क्योंकि क्या करता है, ये सेचुरेशन को कंसिडर नहीं करता, और जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आती है वो एक्चुअल वैल्यू से कहीं ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव्स विद इंक्रीज इन एक्साइटेशन एंड मे इवन बिकम लीडिंग एट हाई एक्साइटेशन। अगर एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं हम, तो हमारा पावर फैक्टर जो होता है इम्प्रूव हो जाता है, या तो ये लीडिंग भी हो सकता है अगर हाई एक्साइटेशन हम कर दें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
A 6-pole 3-phase alternator running at 1000 rpm supplies to an 8-pole 3-phase induction motor which has a rotor current of frequency 2 Hz. The speed at which the motor operates is, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है किसकी, इंडक्शन मोटर की, और उसकी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हर्ट्ज। तो इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी को किस तरह से लिखते हैं, एस एफ हो जाती है, F2 इक्वल टू करके लिखेंगे हम। तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2 हर्ट्ज, तो इसको क्या लिखेंगे, एस एफ हो जाएगा 2 हर्ट्ज। अब हमें क्या दे रखा है, अल्टरनेटर है, उसकी स्पीड दे रखी है, नंबर ऑफ पोल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, नंबर ऑफ पोल्स दे रखी है, हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ, 6 नंबर ऑफ पोल्स एंड 1000 आरपीएम स्पीड दे रखी है। तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड इक्वल टू ये हो जाएगा 120 इंटू एफ अपॉन में पी। तो पी कितना दे रखा है हमें, नंबर ऑफ पोल्स 6 दे रखे, तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई है। स्लिप फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है एस एफ, कितना दे रखा है यहाँ पे, रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसे क्या बोलते हैं हम, स्लिप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसे कितना दे रखा है यहाँ पे 2 हर्ट्ज दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लिप निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज, तो आ जाएगा 2/50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.04। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इंडक्शन मोटर की स्पीड निकालनी है। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है, एनआर होती है, और एनआर को हम कैसे लिखते हैं, एन एस इंटू 1 - एस। ठीक है, तो ये जो हमें स्पीड दे रखी थी वो तो अल्टरनेटर की दे रखी है, उसके पोल नंबर ऑफ पोल्स डिफरेंट है, 6 है, और हमें जिस मोटर की निकालनी है उसके नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, नंबर ऑफ पोल, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है हमें, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी, देखिए एन एस निकालते हैं हम, एन एस किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगी एन एस इक्वल टू 120 इंटू एफ, कितनी आ गई है हमारी, 50 हर्ट्ज आ गई है, और नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इंडक्शन मशीन के, 8 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, एन एस आ जाएगी, एन एस कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी यहाँ से 750 आरपीएम। ठीक है, ये आ जाएगी 750 आरपीएम। अब हमारी आ गई है एन एस आ गई है 750, स्लिप हमें पता है कि 0.04 है, तो यहाँ से हम एन आर निकाल सकते हैं। एन आर कैसे आ जाएगा, 750 इंटू 1 - 0.04 करके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इंडक्शन मोटर की स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द वी कर्व शोन इन द फिगर बिलो फॉर अ सिंक्रोनस मोटर द पैरामीटर ऑफ वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट्स आर रेस्पेक्टिवली। हमें एक फिगर दे रखा है नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कर्व बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है वी शेप में है ये। तो इसके अंदर हमें एक्स कोऑर्डिनेट जानने हैं और वाई कोऑर्डिनेट की। ये वी कर्व जो है किस किस के बीच में ड्रॉ करते हैं हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई पैरामीटर हो जाएगा आर्मेचर करंट, और एक्स पैरामीटर हो जाएगा फील्ड करंट। हम किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, आई एफ एंड आई ए के बीच में ड्रॉ करते हैं ना वी कर्व। और एक क्या होता है हमारे पास, इन्वर्टेड वी कर्व होता है, जिसके अंदर हमारे पास इन्वर्टेड वी बनता है, तो वो किसके बीच में ड्रॉ करते हैं हम, वो करते हैं आई एफ एंड पावर फैक्टर के बीच में। तो ये याद रखें आप, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के बारे में भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। तो अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड जो है अंडर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, लैगिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर के स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, इसके अंदर से हमें ग्राफ दे रखे हैं, ए बी सी और डी, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। तो इसके अंदर आपको बताना है कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो सिंक्रोनस स्पीड के अंदर, सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसके अंदर स्पीड क्या होती है, हमारी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है, क्योंकि स्पीड तो सिंक्रोनस होती है, हमारी सिंक्रोनस स्पीड हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड कांस्टेंट होगी और टॉर्क तो है वेरी होता रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट है और टॉर्क जो है वेरिएबल है। तो
तो ऐसा कौन सा इसके अंदर आप ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन ए के अंदर देखिए स्पीड जो है यहाँ पे फिक्स है, हमारी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, और टॉर्क जो है इंक्रीज हो रहा है। तो टॉर्क क्या होगा, करंट जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो टॉर्क 0 या मिनिमम होता है, और जैसे मोटर को स्पीड पकड़ लेगी तो टॉर्क जो है बढ़ता जाता है। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है और टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चंस जो है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन या फिर इंडक्शन मशीन इनके बारे में देखें तो हम स्पीड, टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स या वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और करंट के करेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो है हमें इजीली समझ नहीं आते या कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज द रिएक्टेंस। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो होता है हमारा एक्सएस, किस तरह से लिखते हैं इसको, एक्सेस करके लिखते हैं। इसको क्या होता है ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ड्यू टू लीकेज फ्लक्स एंड आर्मेचर रिएक्शन कंबाइंड। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो होता है और लीकेज फ्लक्स की वजह से जो होता है, दोनों रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, और इसके आगे 4 हमें ये दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे मैच करना है कि लिस्ट 1 में से लिस्ट 2 के साथ कौन सा मैच होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए में दे रखा डेम्पर वाइंडिंग। डेम्पर वाइंडिंग किसके लिए यूज में ली जाती है, डेम्पर वाइंडिंग जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। इसके अंदर दे रखा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे लिस्ट सेकंड के अंदर। एक 1 दे रखा है यूज्ड इन सिंक्रोनस मोटर टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क। सेकंड दे रखा है यूज्ड इन डीसी जनरेटर टू न्यूट्रलाइज वीआर रिएक्टेंस वोल्टेज एंड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। यूज्ड टू शॉर्ट सर्किट रोटर बार्स ऑफ केज टाइप इंडक्शन मोटर। यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मर में तो हम डेम्पर वाइंडिंग यूज में ही नहीं लेते, शॉर्ट सर्किट ऑफ रोटर बार के लिए भी यूज में नहीं लेते, न्यूट्रलाइज वीआर और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए भी यूज में नहीं लेते। तो डेम्पर वाइंडिंग हमें जो होती है सिंक्रोनस मोटर में ही यूज में लेते हैं काफ़ी टाइम। तो सिंक्रोनस मोटर में टू प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, तो 1 का ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट देर का इंटरपोल वाइंडिंग इज यूज। तो इंटरपोल वाइंडिंग किस लिए यूज में ली जाती है, यूज्ड इन डीसी जनरेटर टू न्यूट्रलाइज। इंटरपोल वाइंडिंग का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था आपको डीसी मशीन के अंदर। तो डीसी जनरेटर के अंदर जो रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट जो होता है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग को यूज में लेते हैं। तो बी का आंसर 2 हो जाएगा। थर्ड देर का एंड रिंग्स। तो एंड रिंग्स किस लिए यूज में लेते हैं हम, जो स्क्वायरल केज टाइप का रोटर जो होता है उसके रोटर बार्स को शॉर्ट सर्किट करने के लिए एंड रिंग्स यूज में लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड। कंजर्वेटर किस लिए यूज में लेते हैं, ये तो पता ही आपको, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर जो होता है बड़ा सा एक पार्ट उसे कंजर्वेटर बोलते हैं, जिसमें ऑयल स्टोर होता है। तो ऑयल अगर एक्सपेंड होता है तो उसके अंदर आ जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ से चला जाता है, तो प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को डैमेज से। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी में 4। तो ए बी सी डी में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 मैच हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर फिर से हमें दे रखे हैं, तो ए दे रखा ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर और इंडक्शन मोटर। बी में दे रखे टेस्ट, स्लिप टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, सम्पनर्स टेस्ट और स्विनबर टेस्ट। तो ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे स्लिप टेस्ट करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मर में स्लिप तो होती नहीं है। ब्लॉक रोटर टेस्ट, तो ट्रांसफॉर्मर तो क्या स्टैटिक डिवाइस होती है, रोटर नहीं होता इसके अंदर। थर्ड दे रखा सम्पनर टेस्ट, और फोर्थ है स्विनबर्न टेस्ट। तो ट्रांसफॉर्मर में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, सम्पनर्स टेस्ट करते हैं, किस लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के अंदर क्या होगा, स्लिप टेस्ट नहीं होगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है वो डीसी मोटर में करते हैं हम, किस लिए, ब्लॉक रोटर के लिए, या तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी बोलते हैं इसे, ब्लॉक रोटर और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये जो होता है कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट दे रखा अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के अंदर हमारे जो है स्लिप टेस्ट करते हैं, स्लिप को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट दे रखा इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, नहीं डीसी मोटर में नहीं, ये गलत हो गया, ब्लॉक रोटर, ब्लॉक रोटर जो है डीसी मोटर में यूज नहीं लेते। यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर में हो जाएगा हमारा सम्पनर्स टेस्ट, अल्टरनेटर में क्या हो जाएगा स्लिप टेस्ट, और इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर हम ब्लॉक रोटर टेस्ट यूज में लेते हैं। इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर या शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए, कॉपर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, और ओपन सर्किट या तो नो लो टेस्ट किस लिए यूज में लेते हैं हम, कांस्टेंट लॉस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा
अब क्या बच गया हमारा, एक स्विनबर्न टेस्ट बच गया। तो स्विनबर्न टेस्ट किस में यूज में लेते हैं हम, डीसी मोटर में यूज में लेते हैं। स्विनबर्न टेस्ट किसके लिए हम लेते हैं, कांस्टेंट लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये मैंने डीसी मशीन की सीरीज कराई थी, उसके अंदर भी बताया था कि स्विनबर्न टेस्ट किस लिए यूज में लेते हैं। तो कांस्टेंट लॉसेस या तो नो लोड लॉसेस भी बोल सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए स्विनबर्न टेस्ट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन एन अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, आर्मेचर जो होती है हमारी स्टेटर पे रखते हैं हम, और फील्ड जो होता है उसको कहाँ रखते हैं, रोटर के ऊपर रखते हैं। तो इसका क्या प्राइमरी रीजन होता है, लार्ज करंट इन द स्टेटर। स्टेटर जो होता है उसके अंदर लार्ज करंट्स होती है, इसलिए हम फील्ड को जो है रोटर पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ए 3 फेज अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग। तो लीकेज रिएक्टेंस जो होता है 3 फेज अल्टरनेटर का, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ओपन सर्किट एंड जीरो पावर फैक्टर टेस्ट। एक तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, एक जीरो पावर फैक्टर टेस्ट करते हैं, तो हमें लीकेज रिएक्टेंस मिल जाता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय ए सिंक्रोनस मोटर इज ए फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम पावर क्या होती है हमारी, पी जो देते हैं हम, पी को किस तरह से लिखते हैं, ई टी इंटू वी, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, ई एफ हो जाएगा, ई एफ इंटू वी टी अपॉन में एक्स एस इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम पावर हमें चाहिए तो मैक्सिमम पावर को हम किस तरह से लिखते हैं, ई एफ इंटू वी टी अपॉन एक्स एस। मैक्सिमम पावर हमारी ये होती है। तो मैक्सिमम पावर जो है उसको किस किस का फंक्शन होता है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा ई एफ हो जाएगा, वी टी हो जाएगा और एक्स एस का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया सप्लाई वोल्टेज, एक्साइटेशन करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल, डी दे रखा है बोथ ए एंड पी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज वी टी हो जाएगा यहाँ पे, एक्साइटेशन करंट की वजह से एक्साइटेशन ई एफ हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल। तो लोड एंगल की वैल्यू जो है हमारे पास कोई फिक्स नहीं होती है। अल्टरनेटर जो होता है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है, उसके अंदर हम लोड एंगल की वैल्यू क्या करते हैं, लेस देन 90 डिग्री लेते हैं हमेशा, लेकिन इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो हम इसके लिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए 3 फेज अल्टरनेटर इज सडनली शॉर्ट सर्किटेड at its terminals the initial value of the short circuit current is limited by which of the following। तो एक 3 फेज अल्टरनेटर है हमारा, उसको क्या कर दिया, सडनली शॉर्ट सर्किट कर दिया है एट इट्स टर्मिनल। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, जैसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट चालू हो जाती है, तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो किससे लिमिट करते हैं, तो हमारा अल्टरनेटर जो होता है उसके अंदर 3-4 टाइप के रिएक्टेंस होते हैं। एक होता है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, एक ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, एक सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इस तरह के। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल वैल्यू को जो लिमिट करने के लिए कौन सा रिएक्टेंस यहाँ पे यूज में लिया जाता है, तो ऑप्शन है सब ट्रांजिएंट एक्स टी डबल डैश एक्स डी डैश एक्स एस एंड सम ऑफ एक्स डी डबल डैश डी डैश एंड एक्स एस। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग दोनों यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। तो इस वजह से हमारे जो है शॉर्ट सर्किट करंट की इनिशियल वैल्यू जो होती है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग दोनों प्रेजेंट रहेंगी, तो इनिशियल वैल्यू जो है आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे हम एक्स डी डबल डैश यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन हमें फाइंड आउट करना है अल्टरनेटर का, तो कौन सा मेथड जो है मोस्ट एक्यूरेट है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है एमएमएफ मेथड, बी है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, सी दे रखा पोर्टियर ट्राइंगल मेथड, और डी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जो है एमएमएफ मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये क्या करता है, वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू देता है हमें, किसकी, वोल्टेज रेगुलेशन की। नेक्स्ट दे रखा है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमें पहले देख लिया है, इसे कहते हैं पेसिमिस्टिक मेथड, क्योंकि ये जो होता है एक्यूरेट वैल्यू जो होती है उससे ज़्यादा वैल्यू देता है हमें। सी दे रखा पोर्टियर ट्राइंगल मेथड, ये जो होता है मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। डी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड मेथड, ये हमें करेक्ट वैल्यू देता है, लेकिन ये जो होता है पोर्टियर ट्राइंगल से लेस एक्यूरेट होता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्टियर ट्राइंगुलर मेथड। 18 दे रखा है, इन ए सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन द एयर गैप इज। तो सिंक्रोनस सेलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर एयर गैप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है,
लीस्ट अंडर द मिडिल ऑफ द पोल शू एंड इंक्रीजेज आउटवर्ड। पोल शू जो होता है उसके मिडिल में क्या होगा, सबसे कम होगा, और आउटवर्ड्स क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और ये किस लिए होगा, साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर गैप फ्लक्स के लिए। एयर गैप फ्लक्स जो होता है उसे भी हमें साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसका, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोल शू होता है उसके मिडिल में तो लीस्ट होता है एयर गैप, और बाहर की तरफ जैसे ही आउटवर्ड्स चलेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर सिंक्रोनाइजिंग एंड इनकमिंग अल्टरनेटर टू एन ऑलरेडी ऑपरेटिंग अल्टरनेटर। तो हमें क्या करना है, दो अल्टरनेटर है यहाँ पे, उसको सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं हम, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन जो है नेसेसरी नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम प्राइम मूवर स्पीड और सेम फेज सीक्वेंस। तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए रेशियो, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस तो सेम होना ही होना चाहिए, तो मस्ट कंडीशन है। तो सेम प्राइम मूवर स्पीड ये जो है नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि लोड शेयरिंग के लिए प्राइम मूवर स्पीड जो है डिफरेंट होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लोड एंगल व्हेन द पावर आउटपुट ऑफ ए सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर इज मैक्सिमम। तो सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर जो है मैक्सिमम है इसका पावर आउटपुट, तो लोड एंगल की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिए 0, 45, 90 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो आप में मोस्टली क्या कर देंगे, 90 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, साइन डेल्टा की वैल्यू जो है 90 पे हाईएस्ट हो जाएगी और हमें मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर नहीं होगा सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर सेलिएंट पोल के अंदर हम क्या करते हैं, डेल्टा की वैल्यू जो होती है लेस देन 90 लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, लेस देन 90 में कितनी भी वैल्यू ले लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या करना है, इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शॉर्ट सर्किट रेशियो इज डिफाइंड एट। शॉर्ट सर्किट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोस्टली जो है इसे SCR करके लिखा रहता है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो क्या होता है हमारा, रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट टू द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट रेटेड आर्मेचर करंट ऑन 3 फेज शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या होती है, रेशियो ऑफ फील्ड करंट होता है। पहले फील्ड करंट क्या आएगी ऊपर, ओपन सर्किट के अंदर हमें क्या करना है, रेटेड वोल्टेज, तो ठीक है यहाँ पे V रेटेड हो जाएगा ओपन सर्किट में, यहाँ पे जितनी फील्ड करंट चाहिए वो, और उसमें रेशियो किसका हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के अंदर जो है रेटेड आर्मेचर करंट चाहिए हमें, ठीक है, किसके लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा ओपन सर्किट में रेटेड वोल्टेज के लिए और शॉर्ट सर्किट में रेटेड आर्मेचर करंट सर्कुलेट करने के लिए जो भी फील्ड करंट रिक्वायर्ड होती है उससे हम क्या कहते हैं, SCR बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, V/I करके है, तो ये इसको क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 1/X करके हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, इम्पीडेंस जो है एडजस्टेड इम्पीडेंस कुछ शॉर्ट सर्किट में आता है, ये पर यूनिट में आता है, पर यूनिट में इम्पीडेंस की वैल्यू कुछ हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है शॉर्ट सर्किट रेशियो को डिफाइंड किस तरह से करते हैं, रेशियो याद रख सकते हैं, ओपन सर्किट पे रेटेड वोल्टेज के लिए जो फील्ड करंट चाहिए और शॉर्ट सर्किट में रेटेड आर्मेचर करंट सर्कुलेट करने के लिए जो भी फील्ड करंट चाहिए उसका रेशियो जो होता है शॉर्ट सर्किट रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन सेलिएंट पोल मशीन्स द डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज डैश देन द क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो सेलिएंट पोल मशीन में जो है XD क्या होता है, ग्रेटर देन होता है XQ के, तो XD हो जाएगा यहाँ पे, XD ग्रेटर देन XQ, किसमें, सेलिएंट पोल मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डज ए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स विद लीडिंग पावर फैक्टर करंट। तो सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे कब ऑपरेट करती है, जब ओवर एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ कैन द रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय ए सिंक्रोनस जनरेटर बी कंट्रोल्ड। तो सिंक्रोनस जनरेटर से रिएक्टिव पावर डिलीवर जो होती है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम, तो बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव पावर जो होती है एक्साइटेशन से रिलेटेड होती है, जो एक्टिव पावर होती है हमारी वो किससे रिलेटेड होती है, एक्टिव पावर जो है एक्टिव पावर यहाँ पे हो जाएगी हमारी प्राइम मूवर से, ठीक है, प्राइम मूवर से। तो यहाँ पे एक्साइटेशन को चेंज करने से रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इस तरह का क्वेश्चन जो है रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा किसी भी मशीन के लिए।
तो आपको ये भी जो है याद कर लेना है, इसके भी जो है स्टार लगा लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें कुछ दे रखे लिस्ट 1 के अंदर और लिस्ट 2 में। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स दे रखे ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स, वीकर इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स एंड इन्वर्टेड वीकर, और यहाँ पे दे रखा है कि क्वांटिटी किस किस के बीच में ड्रॉ करते हैं हम ये वाले करेक्टरिस्टिक्स या तो कर्व। तो पहला हमारा ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स वी कर्व। तो पहले हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देख लिया कि वी कर्व किसके बीच में हम ड्रॉ करते हैं, तो वी कर्व के लिए हो जाएगा ये 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आई ए वर्सेस आई एफ। तो वी कर्व के लिए क्या हो जाएगा, आई ए वर्सेस आई एफ। अब इन्वर्टेड वी कर्व मैंने बताया था आपको किसके बीच में करते हैं, आई एफ एंड पावर फैक्टर के। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको याद रखना है कि आर्मेचर तरह से याद कर ले। तो आई ए जो होता है इंटरनल पार्ट होता है, तो आई ए और ई ए के बीच में जो कर्व होगा वो इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तो सी में जो है 2 हो जाएगा। अब ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स बचे हैं, तो ई जी एंड आई एफ के बीच में जो ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 1 में हो जाएगा 3, 2 में क्या हो जाएगा 4, 3 में यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड डी में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो 3 4 2 1 यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज इन एन अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन। तो अल्टरनेटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज। ऑप्शन दिए फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड ऑल। तो ईएमएफ जो है अल्टरनेटर में उसको किस तरह से लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 4.44, यहाँ पे हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाता है टीपीएच, ये एक 5 हो जाएगा केपी इंटू के डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फिर से हमें लिस्ट मैच करनी है। ए में दे रखा है अमोर्टाइजर वाइंडिंग, बी में ब्रीदर एंड रिंग्स एंड कम्यूटेटर। तो आपको जो सबसे पहले पता रहता है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले पता है कम्यूटेटर किस में होता है, सिर्फ डीसी मशीन में होता है, तो इसको 2 से कर लेंगे। ब्रीदर जो होता है ट्रांसफॉर्मर में होता है, आपको पता है, यहाँ पे 3rd नंबर से कर लेंगे। एंड रिंग्स के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम एंड रिंग्स यूज में लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायरल केज में। अमोर्टाइजर वाइंडिंग जो होती है एज ए डैम्पर वाइंडिंग होती है, तो इसको हम सिंक्रोनस मोटर में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग पावर एट रेटेड वोल्टेज विद 0 पावर फैक्टर लैगिंग इज। तो एक सिंक्रोनस जनरेटर है, वो क्या करता है, पावर सप्लाई कर रहा है रेटेड वोल्टेज पे, 0 पावर फैक्टर लैगिंग पे। तो इसकी आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स। तो एक अल्टरनेटर है जिसके ऊपर कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट है, ठीक है, उसका पावर फैक्टर कैसे चेंज कर सकते हैं हम, फील्ड एक्साइटेशन को चेंज करके। अभी हमने देखा था कि रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करके। और पावर फैक्टर कंपनसेशन और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो पावर फैक्टर को भी फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करके हम कर सकते हैं चेंज। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन ए सिंक्रोनस मशीन द रोटर स्पीड बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग, द डैम्पर बार डेवलप्स। तो हंटिंग एक हमारे पास फिनोमिना होता है, उस टाइम क्या हो जाता है, सिंक्रोनस मशीन के अंदर जो रोटर की स्पीड जो होती है वो मोर देन सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हंटिंग एक फिनोमिना होता है। डैम्पर बार जो होती है हमारी प्रोवाइड करते हैं हम सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो डैम्पर बार क्या डेवलप करती हैं, तो अगर सिंक्रोनस मशीन की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या एज ए जनरेटर वो जो है वर्क करने लग जाती है, क्योंकि स्लिप जो है क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, स्लिप विल बी लेस देन 0। स्लिप नेगेटिव जैसे ही हो जाएगी, स्लिप नेगेटिव होती है हमारी जो मोटर है इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज में करने लग जाती है। तो डैम्पर बार जो है क्या डेवलप करती है, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन इतने ही हैं आज के लिए 30। तो नेक्स्ट बाकी जो भी क्वेश्चंस इसके अलावा और बनते हैं कुछ क्वेश्चंस 30 40 कुछ भी और क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट क्लास में।
तो आज के लिए हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो जो भी ये क्वेश्चंस बनते हैं मैंने यहाँ पे करवाए हैं आपको। इसके अलावा तो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है आपने डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन की हेल्प से कर सकते हैं उनको भी, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, डीमैग्नेटाइजेशन, ये तो होता ही है डीसी मशीन में भी। तो फील्ड एक्साइटेशन है, या तो वी कर्व है, इस तरह का डैम्पर वाइंडिंग है, अमोर्टिजर वाइंडिंग है, या तो पावर फैक्टर जो है क्या हो जाता है, अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड मशीन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है। या तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, वोल्टेज रेगुलेशन के कौन से करेक्ट मेथड होते हैं, एक्यूरेट मेथड, इस तरह के क्वेश्चन जो है सिंक्रोनस मशीन में इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया 30 क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे। इसके अलावा बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊँगी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।